दोस्तों आज मैं आपको दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेज़न नदी के प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अमेज़न नदी की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है, लेकिन कुछ एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके उद्गम से मुहाने तक की टोटल लंबाई 6992 किलोमीटर से 7062 किलोमीटर तक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेज़न नदी कुछ एक दूसरी नदियों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसकी लंबाई को लेकर डिस्प्यूट बना रहता है। हाल फिलहाल अमेज़न नदी को दूसरी सबसे लंबी नदी और पानी के आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। मतलब सबसे लंबी नदी नील को माना जाता है और दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न है। लेकिन अगर आप पानी के आयतन की बात करोगे, पानी के अमाउंट की बात करोगे, तो उस मामले में अमेज़न से बड़ी नदी दुनिया में नहीं है, क्योंकि अमेज़न नदी में इतना पानी आता है कि अटलांटिक महासागर का 20% पानी तो सिर्फ इसी से आता है। अब जाहिर सी बात है कि एक नदी तो है नहीं, बहुत सी नदियां इसके अंदर आके मिलती हैं, बहुत सा पानी यहाँ पर बरसता है। यही कारण है कि इतना सारा पानी यहाँ पहुँचता है। अगर इस नदी के उद्गम की बात करें तो ये नदी पेरू देश की एंडीज पर्वतमाला में मौजूद टिकला कोचा झील से निकलती है, जो कि लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, यहीं पर एक लेक है टिकला कोचा, वो लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से ये निकलती है। उस टाइम पे इस नदी का नाम अमेज़न ना होके अपूरी मेक होता है, और ये अपूरी मेक नदी ही आगे जाके उकायली नदी से मिलती है। ये उकायली बिल्कुल सीधी जा रही है तो अपूरी मेक किस में जाके मिल जाती है और आगे बढ़ती है। अब ये उकायली नदी किससे मिलती है? मैरानॉन नदी से। कहां पर मिलती है? इकिटोस नाम की जगह पर मिलती है। तो ये दोनों नदी जब आपस में मिलती है, मैरानॉन और उकायली, तब आपकी बनती है अमेज़न। यानी कि सबसे पहले अपूरी मेघ थी, अपूरी मेघ जाके उकायली से मिली, उकायली से मिली मेरानॉन, और इनके मिलने से बनती है अमेज़न। तो बात समझ में आई कि कैसे बनी अमेज़न नदी। इसके बाद अमेज़न की ये मुख्य धारा पेरू और कोलंबिया के बॉर्डर पर थोड़ी देर तक बहती है, और उसके बाद फाइनली ये ब्राजील के अंदर एंटर कर जाती है। और ब्राज़ील में ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत लंबा रास्ता तय करती हुई जाती है, और आखिर में जाकर के अमेज़न डेल्टा बना के अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। तो अब आप देख सकते हो कि पेरू की एंडीज पर्वतमाला से ये शुरू हुई, उसके बाद ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ के ये पेरू और कोलंबिया की सीमा पे बही, और फाइनली ब्राज़ील में बहते बहते अटलांटिक महासागर पहुंच गई। इस बीच ये बहुत से इंपॉर्टेंट शहरों से गुजरती है, जैसे कि इकिटोस, मनाउस, सेंटारेम, मकाया और आखिर में बेलेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आप इस नदी की स्थिति की बात करोगे, यानी कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात करोगे, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 17 डिग्री साउथ तक बहती है। मतलब भूमध्य रेखा इसी के अंदर पड़ती है। और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो ये 50 डिग्री वेस्ट से लेके 80 डिग्री वेस्ट तक बहती है। तो इसका मतलब ये दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्धों के अंदर मौजूद है, मतलब सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर मौजूद है। इस हिसाब से यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है। मतलब यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो यहाँ का पानी भाप बन जाता है, भाप बन के ये ऊपर बादल बन जाता है और यहीं बरस जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है, जिस वजह से यहाँ पे वर्षा वन पैदा हो जाते हैं। कौन से वन? रेन फॉरेस्ट। कौन से होते हैं ये? उष्णकटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसकी भरमार होती है। एक बात याद रखना कि यहाँ होने वाली जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, कि भाई सीधे सीधे जो भाप है वो बादल बन जाए और यहीं आकर के बरस जाए। एक बात और है कि जब हैवी रेनफॉल होती है तो इस नदी की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। यही कारण है कि इस नदी पर कोई बड़ा पुल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पुल जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर ट्रेवल करते हैं वो कैसे करते हैं? फेरी सिस्टम से, यानी कि नाव के माध्यम से ही ट्रेवल करते हैं। कोई सामान पहुँचाना हो, या फिर कोई टूरिस्ट आए, या फिर इधर से उधर जाना हो, तो वो सब कुछ नाव के माध्यम से होता है। अगर इस नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो इस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है रियो निग्रो, जो कि बहुत ही लंबी है। उसके बाद दूसरी है मदिरा, जो कि दूसरी सबसे लंबी कहलाती है, और एक है पुरुष। अब होने को तो बहुत सारी नदियां हैं जो इसके अंदर आकर के मिलती हैं, लेकिन इन तीनों को आपको स्पेशली याद रखना है, रियो निग्रो, मदिरा और पुरुष। अगर हम इसके बेसिन क्षेत्र की बात करें तो इसका बेसिन क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जो पूरे दक्षिण अमेरिका का लगभग 35.5% भूभाग होता है। इस बेसिन क्षेत्र में लगभग 8 देश आते हैं, जिसमें ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम देश शामिल हैं। तो इसे आपको ठीक तरीके से याद रखना है। आखिर में अगर यहाँ की जैव विविधता की बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए, तो यहाँ आपको एक घनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको जगुआर देखने को मिलेगा, जो अमेज़न का एक बड़ा शिकारी है।
हार्पी ईगल जो कि एक पक्षी है, पेड़ों के अंदर रहता है, वो देखने को मिलेगा। गुलाबी नदी डॉल्फिन देखने को मिलेगी। पिराना मछली जो कि छोटी होती है लेकिन बड़ी खतरनाक होती है, वो देखने को मिलेगी। एनाकोंडा देखने को मिलेगा, स्पेशली ग्रीन एनाकोंडा, तो बड़ा खतरनाक सांप होता है जो पूरी नदी के अंदर बहता रहता है। आम सांप के मुकाबले बहुत ही बड़ा होता है ये। स्लॉथ देखने को मिलेगा, एक बहुत ही स्लो जानवर है। ब्लैक स्पाइडर बंदर देखने को मिलेगा जो फल खाता है। जहरीले डार्ट मेंढक देखने को मिलेंगे। टुकेन यानी कि रंगीन पक्षी होता है जो फल खाता है, वो देखने को मिलेगा। और साथ ही कैपीबारा देखने को मिलेगा। ये सब तो हैं सबसे प्रमुख जानवर और पक्षी जिसको देखने लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1300 पक्षी प्रजातियाँ देखने को मिल सकती हैं। 427 स्तनधारी जीव देखने को मिल सकते हैं जो प्रजातियों में हैं। 378 सरीसृप और 400 से ज़्यादा उभयचर प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो अब आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया के अंदर जैव विविधता के मामले में ये कितना आगे है। हालांकि अफ्रीका भी बहुत आगे है, लेकिन ये भी बहुत आगे। एक बात समझने वाली है कि यहाँ से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनता है। यही कारण है कि इसको दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। याद रखना, दुनिया के फेफड़े। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाता है अमेज़न प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।